हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर फर्स्ट है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में। तो वास्तविक संख्या के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है संख्या 0.32 और 2 पर यहाँ पे रेकरिंग आप लोग देख रहे हैं। तो 0.32 पर रेकरिंग है को p/q के रूप में हम लोग को लिखना है। और यहाँ कह रहा है कि जहाँ पर p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें से इसको p/q के रूप में, इसमें ऑप्शन दिया है 4, किसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के रूप में 0.32 पर रेकरिंग हो। तो ऑप्शन नंबर ए है 8/25, ऑप्शन नंबर बी है 29/90, ऑप्शन नंबर सी है 32/99, ऑप्शन डी है 32/199। तो इसमें से चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर कितना आने वाला है, तो यहाँ पे दिया है 0.32। तो 0.32 है और 2 पर रेकरिंग है, तो मान लेंगे इसमें x का वैल्यू मान लेते हैं कि यह 0.3 और 2 पर रेकरिंग का मतलब होता है ये 2 बार बार रिपीट होगा। तो 0.32 और इस पर रेकरिंग हम इसको x माने हुए हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो रेकरिंग वाला नहीं है उसकी संख्या कितनी है, वो अंक कितने हैं, तो एक ही है 3, यानी कि इसमें एक अंक है। तो इसलिए यहाँ 1 10 से दोनों ओर गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 10 में x से गुना करेंगे तो 10x, और इसमें भी 10 से गुना कर देते हैं। 0.3 और 2 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 10 में इस 0.32 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक पीछे खिसक जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 0 है। तो क्या हो जाएगा 3.2 पर रेकरिंग। तो यहाँ पर 3.2 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 10x बराबर हो जाएगा 3.2 और ये रिपीट होगा 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अब रेकरिंग वाला कितने अंक हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेकरिंग वाला एक ही अंक है 2, यही 2 रिपीट हो रहा है। तो अब हम लोग इस रेकरिंग पे जो अंक है उतने 10 से गुने करेंगे। तो यहाँ पे एक ही अंक है, इसलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर 10 से समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करने पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LHS है, ये RHS है। तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए, 10x में 10 से गुना कीजिए और इसमें भी गुना कर दीजिए 10 से, 3.222 डॉट डॉट। तो आगे बढ़ेंगे, 10 में 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100x बराबर, ये हो जाएगा 10 में इससे गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 10 है, 1 0 है, 1 अंक राइट साइड जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे क्या होगा 32.222 डॉट डॉट, यानी बहुत सारे इसमें 2 आएंगे। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को यहाँ से घटाना होगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं समीकरण 2 जो है इसमें संगत पक्षों को घटाएंगे हम लोग। तो 100x है समीकरण 2 में, ये LHS में इधर 100x है और वहीं समीकरण 1 में LHS है 10x। तो इसको माइनस कर देंगे 10x को। उसके बाद इसमें दिया है 32.222 डॉट डॉट डॉट, और इसमें समीकरण 1 को घटाएंगे तो इसमें RHS पक्ष में है 3.222, तो 3.222 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा, यहाँ पे 90x हो जाएगा और बराबर ये 32, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर हम 32.222 डॉट 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 इसमें से माइनस करते हैं
3.222 डॉट 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 माइनस यहाँ से हम करते जाएंगे तो ये 0 आता जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0 दशमलव, फिर 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 90x = आ रहा है 29। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा 29/90, यानी कि x का मान आ गया। अब इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं 29/90 हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहला नंबर का जो ऑप्शन है 29/90, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। यहाँ पे दिया हुआ है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सी होगी बताना है। यानी कि 2 और 2.5 के बीच ही आना चाहिए, इसके बाहर या इसके मतलब इससे कम, 2 से कम नहीं होना चाहिए और 2.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे √11 की बात करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे मैंने वर्गमूल, तो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में √11 दिया है तो √11 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर इसका एक स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिनिमम यह 3 से जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच ही होना चाहिए, यानी कि ये रूट अंडर जो 11 है ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब बी नंबर पे ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे √5 है, तो √5 का जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, अगर √5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे √5 लगाइएगा तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 तो 4 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो गया, तो 5 में 4 गया 1। यहाँ पे डेसिमल लगाइएगा तो 2 0 आएंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी हम लोग देख रहे हैं अगर हम यहाँ पे ये कितने हो जाएगा, अगर 2 बार देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यानी 2.2 समथिंग आएगा, कुछ और आएगा इसमें। तो यानी हम लोग देख रहे हैं 2.2 और एक कुछ नंबर आएगा, तो 2.2 और 2.5 के बीच में, यानी 2.5 के और 2 के बीच में ये 2.2 आ रहा है, यानी कि ये सही बात है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या इसमें से कौन होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा √5, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कि यहाँ √11 नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ज़्यादा आ जा रहा है, और 11 से ज़्यादा 22 है तो ये तो और ही नहीं आएगा, और 11 से तो ये बड़ा 12 भी है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको अभी सॉल्व करके यहाँ दिखाया जा चुका है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो थर्ड नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है इसमें हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। मतलब यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल कह रहा है हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है 2 अपरिमेय संख्या ले और उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय आए। जैसे ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं √5 और गुना करते हैं √5 से, तो यहाँ पे √5 ये रूट में है तो ये भी अपरिमेय होगा और ये भी अपरिमेय होगा, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे तो ये परिमेय आ गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसमें से ये कथन कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे अब ये परिमेय आ रहा है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। मतलब एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे अगर इसका गुणनफल करेंगे तो ये एक अपरिमेय आना चाहिए। तो देखते हैं, तो एक हमको लेना है इसमें से 2, यहाँ पे एक परिमेय संख्या लेना है, तो मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए यहाँ पे √5 ले लेते हैं। तो इसका गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा 2√5, तो 2√5 यहाँ पे √5 के चलते ये क्या हो गया अपरिमेय। तो आप कोई भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर हम सी की बात करेंगे तो यहाँ करें 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। यानी 2 अपरिमेय संख्या अगर हम लेंगे, 2 अपरिमेय संख्या अगर लेंगे उसको जोड़ेंगे तो कह रहे हैं कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। ये गलत कह रहा है, क्योंकि अगर 2 अपरिमेय संख्या यहाँ लेते हैं जैसे √5 और यहाँ पर एक और ले लेते हैं √3, तो दोनों ही अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों अपरिमेय संख्या है।
तो अगर इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो भी यह अपरिमेय ही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये गलत बात है। यहाँ पे हम लोगों ने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा और ये अपरिमेय आ गया, और यहाँ कह रहा है अपरिमेय कभी नहीं आ सकता, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गलत होगा। और अगर 4 नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, कभी एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, यानी एक पूर्णांक लेना है और एक परिमेय संख्या लेना है। तो कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा, कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में हमारा आ सकता है, जैसे 2 एक पूर्णांक है और इसमें हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। परिमेय संख्या में जो है हम लोग जानते हैं जितने पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक 3 ले लेते हैं, तो एक पूर्णांक ले लेते हैं 2 और एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 3। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ कह रहे हैं परिमेय जोड़, यानी इसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने पर यह कह रहा है 2 और 3 कितना होगा, 5। तो 5 तो एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक पूर्णांक संख्या और एक परिमेय संख्या का जोड़ने पर कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूर्णांक 5 लाया है। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है, इसमें से n प्राकृतिक संख्या कह रहा है, और यहाँ रूट n क्या हो जाएगा। अगर प्राकृतिक संख्या है तो कह रहा है यहाँ पे हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। n अगर प्राकृतिक संख्या है तो रूट n यह हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे अगर हम रूट प्राकृतिक संख्या में अगर 5 ले लेते हैं और इसको अगर हम रूट में कर देते हैं तो रूट 5 जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि यह हमेशा प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ दिया है हमेशा अपरिमेय संख्या होगी, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो अगर हम रूट में 4 ले लेते हैं तो 4 तो एक प्राकृतिक संख्या है, और इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा। यानी यह कह रहा है कि हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे परिमेय आ गया, या इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या आ गया। इस कंडीशन में यह अपरिमेय संख्या नहीं हो सकेगी, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहे हैं हमेशा परिमेय संख्या होगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा परिमेय संख्या होगी, यानी यहाँ पर हम अपरिमेय संख्या भी ला सकते हैं। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह कह रहा है कि हमेशा परिमेय संख्या आएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगी, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है कभी प्राकृतिक संख्या, तो सही बात है, कभी प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है और कभी यहाँ पर अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। इस केस में हम देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ 5 रखे थे, 5 की बात करते हैं तो 5 क्या था, यहाँ अपरिमेय संख्या, और वहीं यहाँ बात करते हैं रूट 4 की, तो ये क्या था, परिमेय संख्या, और ये प्राकृतिक संख्या भी कहला सकता है यहाँ पे 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ का आंसर प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है या अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कह रहा है संख्या रेखा पर इसमें से कौन सा है जो प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एक परिमेय संख्या और एक कह रहा है अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है, यह हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसमें ये प्राकृतिक संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, संख्या रेखा ऐसे एक रेखा होती है, इस पर संख्या को प्रदर्शित करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे होता है 0 और इधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे, और यहाँ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इसमें हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं
कि इसमें हम अपरिमेय संख्या को भी इस संख्या रेखा पर दिखा सकते थे, परिमेय संख्या को भी दिखा सकते थे, पूर्णांक संख्या को भी दिखा सकते थे, वैसे ही प्राकृतिक संख्या को भी दिखा सकते थे, यानी सारी संख्याओं को दिखा सकते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दिखाया जा सकता है, प्राकृतिक संख्या को भी दिखाया जा सकता है और अपरिमेय संख्या को भी दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं कि जितने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होते हैं उन सबको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि इसमें वास्तविक संख्या में ये सारे आ जाएंगे, तीनों आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी संख्या रेखा पर हम प्रत्येक बिंदु, वास्तविक संख्या के प्रत्येक बिंदु को दिखा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत, निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? इसमें से कह रहा है कौन सा भिन्न जो आप देख रहे हैं इसमें जो दशमलव में आप लाइएगा तो शांत हो जाएगा, मतलब पूर्णतया ये कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 11/700 हम देखते, देखिए कोई भी नंबर अगर शांत हो तो उसके लिए होना चाहिए उसके हर में, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं, तो हर में 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे नीचे में 2 और 5 का गुणन, मतलब 2 और 5 का गुणनखंड ही होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा और कोई भी अगर आ गया तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यहाँ पे केवल 2 हो तब भी चलेगा, केवल 5 हो तब भी चलेगा, या 2 का पावर कुछ भी हो, 8 हो, 2 का पावर 3 हो, तो 2 दूनी 4 दूना 8, तो 8 हो, या मतलब 2 से कटने वाला नंबर हो, केवल 2 से। ठीक है, 2 का गुणनखंड हो और 5 का, केवल 2 का गुणनखंड हो तो भी कटेगा, केवल 5 का गुणनखंड हो तो भी कटेगा, और 2 और 5 का गुणनखंड हो तो भी कटेगा। और अगर यहाँ 2 और 5 को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या आ गया तो वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम 700 की बात करेंगे तो इसमें तो 7 सीधे दिखाई दे रहा है, 7 गुने 100 तो 700 हो जाएगा। तो 7 यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ आ गया 7, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा, अशांत होगा। 91/2100 की बात करेंगे अगर, तो 91/2100 को अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 91 है और बटा 2100 है, तो यहाँ पे ये 7 से कट सकता है, 13 7 91, और ये 7 से कटेगा तो 7 त्रिका 21 और 0 0 आ गया। लेकिन 300 में हम देख रहे हैं इसके हर में 3 आ जाएगा, यानी 3 गुने 100 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे हर में क्या है? 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है 91/2100, ये भी अशांत ही होगा, शांत नहीं होगा। वही अगर सी ऑप्शन में की बात करते हैं 343 बटा, ये 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 है और 7 का पावर 3 है। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे 7 का पावर 3 है, तो क्या यह शांत होगा कि अशांत होगा? चेक करते हैं। तो 343 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं। 343 बटा है 2 का पावर, यहाँ पे है 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 हो गया गुना 5 का पावर 3 हो गया गुना 7 का पावर 3 हो गया। अब 343 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, और यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3, यानी 7 का पावर यहाँ 7 कितने बार है? 3 बार, और यहाँ भी 7 कितने बार है? 3 बार। तो ये सब कट जाएंगे, यहाँ से हट जाएगा, तो 1 बटा क्या आ जाएगा? यहाँ 1 बटा आ जाएगा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3, यानी ये भी 2 का पावर m गुने 5 का पावर n का रूप में ये हो गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, यानी कि 16, 20 और 24 से यह बताना है कि कौन सी इसमें पूर्ण वर्ग संख्या है जो 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। बारी बारी से इसको कटाएंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या यह पूर्ण वर्ग है, तो 240 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ 240 की बात करते हैं तो 240 यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाता है, 15 का यहाँ स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी इस बीच में 240 नहीं आ रहा है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। 15 के बाद 16 ही आएगा, और 15 का स्क्वायर 225 हो रहा है, 16 का स्क्वायर 256 हो रहा है, और 240 इस दोनों के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट यह 240 हो।
तो इस कंडीशन में 240 क्या हो जाएगा, यह वर्ग नहीं होगा, तो 240 ऐसे ही इसको हम लोग हटा सकते हैं। 1600 की बात करते हैं तो 1600 जो है वो आपका 16 से कट सकता है और उसके बाद 20 से कट सकता है। 1600 एक पूर्णतया कह सकते हैं ये एक वर्ग है, तो 1600 से ये 16 से ये 1600 कट सकता है, 20 से भी कट सकता है, लेकिन वहीं 24 से यह नहीं कट पाएगा। इसलिए यह भी एक पूर्ण वर्ग होते हुए भी यह 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक से कटना चाहिए, लेकिन 24 ये नहीं कट रहा है, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। बात करते हैं 2400 की, तो 2400 जो है ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए आप 2400 को कह सकते हैं। जैसे अगर हम 2400 की बात करेंगे तो 2400 जो है यहाँ पर 2400 को हम लिख सकते हैं 24 गुना 100, तो 100 का तो स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, लेकिन 24 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका जो है यह एक पूर्ण वर्ग नहीं कहला सकता। 2400 एक पूर्ण वर्ग नहीं कहला सकता, इसलिए यह ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। बचा लास्ट 3600, तो 3600 एक पूर्ण वर्ग है, यह 16 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा और 24 से भी ये कट जाएगा, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ग होते हुए और ये तीनों नंबर से ये डिविजिबल है यानी विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये भाज्य हो जा रहा है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 3600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या इसमें से बतानी है कौन सी है। तो बात करते हैं, यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का लसाअ, तो यहाँ पे दो संख्याओं का लसाअ हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए माना जो लसाअ को हम एलसीएम बोलते हैं, तो लसाअ बराबर मान लीजिए लसाअ बराबर हम मान लेते हैं x तथा महत्तम समापवर्तक मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ इनके मौसा का 14 गुना है। मतलब ये जो लसाअ है, ये लसाअ यानी x यह कितना गुना है, मौसा का 14 गुना है, यानी 14y है, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ कह रहा है कि लसाअ तथा मौसा का जोड़, मतलब लसाअ को हम क्या माने हैं x और मौसा को माने हैं y, तो इनका जोड़ माने प्लस, इसको जोड़ने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मौसा का जोड़ 600 है, यानी इसका आंसर इसको जोड़ने पे आ रहा है हमारा आंसर 600, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या प्राप्त करना है हम लोग को। तो यहाँ पे इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखते हैं समीकरण 2 में कितना आता है। तो यहाँ पे x कितना है, x का वैल्यू 14y है, यहाँ पे हमको रखना है, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 14y, तो 14y और प्लस उसके बाद हमको यहाँ पे है y बराबर कितना है यहाँ 600। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो 14 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 15y बराबर कितना है यहाँ 600। अब यहाँ से हम कटा लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 600, और यहाँ पे ये गुना में है तो ये आ जाएगा इधर भाग में, तो 15 से कटा दे 15 चौका 60 और एक यहाँ 0 है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 40, ठीक है। अब y बराबर 40 जो है, y बराबर 40 ये समीकरण आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर इसका आंसर कितना आ रहा है, यहाँ पे समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x बराबर 14y रखना है, तो x के बराबर हमको 14y रखना है यहाँ पे, तो x बराबर है 14y और y के जगह हमको क्या रखना है 40, तो यहाँ पे 40 रखने पे क्या आ जाएगा 560, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 560 और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 40, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाइए फिर से। क्वेश्चन कह रहा है
यहाँ पे यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, माने एक संख्या इसमें कह रहा है, पहली संख्या जो है फर्स्ट, इसको संख्या मान लीजिए फर्स्ट, और इसमें फर्स्ट संख्या कितनी है वो 280 है, और सेकंड जो संख्या है हमको पता करना है ये कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इनका जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, यानी लसअ और मसअ के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पीछे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। तो पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो लसअ और गुणे मसअ होता है। तो हमारे पास पहली संख्या दी हुई है बाबू, यहाँ पे देखिए पहली संख्या जो है दी हुई है 280। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आप रख लीजिए 280, और सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड जो नंबर हमको पता नहीं है, इसको ऐसे ही रख देते हैं सेकंड नंबर। और उसके बाद बराबर दे दीजिए, यहाँ पर बराबर के बाद लसअ कितना आया था हम लोग का 560 आया था, और गुना महत्तम समापवर्धक हमारा आया था 40। यहाँ से हम सेकंड जो संख्या है दूसरी संख्या है वो निकालते तो 560 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 40, और बटा यहाँ पे 280 है तो भाग में आ जाएगा 280। भाग करने पे यहाँ से देखिए 4 से 40 से कट जाएगा 7 बार में, 4 7 28, और ये 7 से कट जाएगा 7 8 56, यानी सेकंड नंबर जो क्या हो गया दूसरी संख्या वो क्या आएगी 80। यानी ऑप्शन में यहाँ देख लेते हैं हम लोग 80 है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, संख्या 23.43 और 43 पे यहाँ पे रेकरिंग देख रहे हैं। संख्या 23.43 को पी बाई क्यू के रूप में हमको लिखना है, और यहाँ कह रहा है पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में हमको इसको पी बाई क्यू के रूप में चेंज करना है। तो एकदम पीछे अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं, तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। 23 यहाँ पे क्वेश्चन में है 23.43। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 23.43 को हम लिख सकते हैं, 23.43 को हम x मान लेते हैं। माना x बराबर 23.43 और इस पर रेकरिंग। तो इसको हम लोग एक बार फिर से इसको हम विस्तार से लिख सकते हैं। 23.434343 डॉट 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 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं फिर यहाँ पर। अब इसको देखिए, यहाँ पे जो रेकरिंग है वो कितने अंक पे रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है, यानी कि इसमें 100 से गुना करना होगा समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, तो 100 से गुना करने पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे दोनों पक्षों में, तो x में गुना करेंगे, फिर इस पक्ष में आएंगे तो 100 से इसमें गुना कर देंगे, तो 23.4343 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट चलते हैं, तो 100 में x से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 100x, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो 2 अंक दशमलव इधर खिसकेगा लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट साइड खींचे, दशमलव जो है वो 2 अंक इधर खिसकेगा। यहाँ पे कितना है 23 पहले से है, तो 0.43 2 अंक इधर खिसकेगा, तो 23 यहाँ पे 2343 दशमलव कितना आ गया 43 डॉट 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 डॉट, ये ऐसा आ गया समीकरण। इसको समीकरण हम 2 इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कीजिए, समीकरण 2 में से
से समीकरण एक को घटाने पर, समीकरण एक को घटाने पर, तो समीकरण एक को घटाने पर देखते हैं क्या आता है। समीकरण 2 कितना है 100x, ठीक है, और माइनस करना है समीकरण एक में क्या है x है, तो इसको माइनस कर दीजिए। और समीकरण 2 में कितना है 43.43 डॉट डॉट डॉट, और माइनस करना है इसमें से 23.43 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया। अब इसको माइनस करने पे 100 में से एक x जाएगा तो कितना है 99x 99x आएगा, बराबर। अब इसमें से 43.43 डॉट 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 माइनस करना है हमको यहाँ से 23.43 डॉट डॉट डॉट, माइनस करने पे आएगा। यहाँ से हम माइनस करते जाएंगे, 0 0 आते जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में 0 0 0 सब में आएगा। उसके बाद बैठेगा दशमलव, फिर 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ 99x इक्वल टू क्या आ गया, 99x इक्वल टू आ गया 23/20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 23/20 और बटा 99, ठीक है। तो 23/20 बटा 99 आ गया, यानी कि इसमें अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा 23/20 बटा 99, इसमें ऑप्शन दिया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 23/20 बटा 99 पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी सब इनकरेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कह रहे हैं 10 नंबर, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो कह रहा है कि तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। तो यहाँ पे कह रहे हैं n किससे भाज्य होगा, तो देखिए यहाँ पे 13,986 अभाज्य संख्या है, और हम लोग जानते हैं कि टोटल अभाज्य संख्या जो होती है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो 2 एक यही अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सभी जो अभाज्य संख्या होंगे 3 5 7 9 है ना, 11 13 ऐसे करके बहुत सारे अभाज्य संख्याएं होंगी, ये सभी अभाज्य संख्या क्या है विषम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टोटल कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में 13,986, तो एक हम लोग यहाँ पे 2 एक सम संख्या है, एक जो है वो सम संख्या है 2, बाकी जो संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी विषम संख्या। तो 3 5 7 9, तो एक सम संख्या है और टोटल है 13,986। अगर हम इसमें से एक हटा देते हैं तो कितना बचेंगे 13,985 बचेंगे, ठीक है। ये 5 जो आया ये विषम आया। यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें से 3 प्लस 5 प्लस 7 करते हैं, जोड़ने पे कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 5 3 8 7 15, तो 15 क्या आया, एक ये आ गया आपका 15 विषम संख्या आ गया, ठीक है। तो विषम संख्या आ गया, और इसमें अगर हम एक सम संख्या जोड़ेंगे तो 15 और प्लस 2 कितना आएगा 17 आएगा, तो 17 क्या है, ये भी एक विषम संख्या है। अगर तीन विषम संख्या को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, एक विषम संख्या आ रहा है, और उसमें अगर आप एक सम संख्या भी जोड़ते हैं तो भी विषम संख्या आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि अगर हमको 6 से विभाजित किसी नंबर को करना होगा तो 6 कभी भी किसी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकेगी, 4 वैसे ही किसी भी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकेगा, वैसे ही 8 भी किसी भी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या अगर हम लें, उसका योग करें और उसका योग n आ जाए, तो इसमें कह रहा है n इसमें से कौन सा संख्या होगा जो विभाजित कर सकेगा। यानी हम लोग अभी इस कंडीशन में देख रहे हैं अगर हम इस 13,986 संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर, ये जो आप 17 देख रहे हैं वैसे ही जोड़ने पर 13,986 संख्याओं को जोड़ने पर एक विषम संख्या आएगा, और विषम संख्या को ये इसमें से जो 6 4 और 8 दिख रहे हैं कोई भी नंबर नहीं है जो पूर्णतया विभाजित कर सके। उस कंडीशन में यह किसी भी संख्या से 6 4 8 इसमें से किसी भी संख्या से वो नंबर नहीं कटेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 10 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ इससे हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन आते हैं 11 नंबर में, कह रहे हैं निम्न में कौन सा परिमेय है। तो इसमें बताना है कौन परिमेय है। तो √7 जो है, पाई को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं होता है। √7 जो है वो भी एक अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। √16/25 को हम अगर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है। तो यहाँ से ये वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। 25 का अगर हम रूट निकालते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो यानी 16/25 को हम लिख सकते हैं क्या, 16/25 को ये रूट में जो है 16/25 इसको हम लिख सकते हैं, इस 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 मतलब वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। यानी यह एक जो है P/Q के रूप में है। तो यह एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, सी। तो डी नहीं हो पाएगा क्योंकि यह रूट में 3 है और रूट में 2 है। तो यानी कि यह अपरिमेय ही होगा। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है परिमेय कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो √5 क्या है, इसमें से ऑप्शन नंबर पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है प्राकृत संख्या, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो √5 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 जो है रूट में है और इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, यह रूट में ही रहेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट में रहेगी उसको हम लोग कह सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होगी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहे हैं निम्न में कौन अलग है। इस सब में 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से अलग कौन सा है। तो 3/5 एक परिमेय संख्या है। 16/4 ये 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, और ये आ जाएगा 16, 4 से ये कटने पर 4 से ये 16 कट जाएगा 4 बार में। तो और 4 ये रूट में रहेगा तो इसका स्क्वायर रूट अब करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। और वहीं अगर √2/5 की बात करेंगे तो √2 जो है इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये रूट में ही रहेगा। और 5 यहाँ पे भले परिमेय संख्या है, यानी ये आप देख रहे हैं ऊपर में रूट में होने के चलते ये सब अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ हम देख रहे हैं ये परिमेय संख्या, यहाँ देख रहे हैं 2 भी एक परिमेय संख्या, 29/9 भी एक परिमेय संख्या। तो ये सी जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, यानी तीनों परिमेय संख्या है, लेकिन ये सी जो ऑप्शन जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। यानी इन चारों में से ये तीसरा नंबर जो है वो अलग है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो √64/36। तो √64 क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 8। तो 8 जैसे ही लिखेंगे यहाँ से ये रूट हट जाएगा। और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो 6 जैसे ही लिखेंगे ये इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। 8/6 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। √81 की बात करेंगे तो इसका भी एक हो जाता है, √81 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल तो इसका हो जाएगा 9। तो 9 भी क्या है, ये 9 क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर हम √2.5 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम √2.5 की अगर बात करते हैं तो इसको हम रूट में 2.5 है तो 25 इसको हम 10 लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव 1 अंक के बाद है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दशमलव यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो नीचे 10 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो इस कंडीशन में 25 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। और लेकिन √10 जो है ये रूट में ही रहेगा, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही रहेगा। इसके रूट के रहने के चलते ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी √2.5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे डी नंबर में बात करेंगे तो 49 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा 7 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन यह जो होगा वो रूट में ही रहेगा, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, √2 इसमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या, तीसरा है प्राकृत संख्या, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रूट में ये 2 आप जो देख रहे हैं, तो कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो वह अपरिमेय संख्या हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि वो क्या उसको रूट से निकाल सकते हैं। अगर रूट से वो निकल सकता है तो वो परिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर ये रूट से नहीं निकल सकता है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर सही, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। कह रहे 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो कभी भी आप क्वेश्चन ऐसा अगर आ गया कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या और हो सकती हैं, तो इसमें 1 2 3 नहीं, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, यानी अनंत हो सकता है। इसका हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। फिर कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है
दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, कभी भी अभाज्य संख्या का मौसा कहेगा तो इसमें मौसा जो होता है वो एक ही होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कभी भी दो से अधिक या दो भी अभाज्य संख्या हो तो उसका जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हमेशा एक होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको परीक्षा की दृष्टि से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? इसमें से बताना है कौन अपरिमेय नहीं है। तो √3 जो है वो अपरिमेय है क्योंकि इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। वैसे ही √2 और √5 ये भी अपरिमेय है क्योंकि यह जो है इसका भी हम रूट में से इसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वैसे ही √3 भी एक अपरिमेय ही होगा और √7 भी अपरिमेय, तो इसको भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर हम √70 माने 75/48 की बात करेंगे तो √75 को हम जब इसको हम बनाएंगे तो √75 को लिख सकते हैं। इसको रूट में 75 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 5 × 5, तो 25 × 75 हो जाएगा। और बटा में नीचे हम देख रहे हैं 48 है यहाँ, तो 48 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 4 × 4। ठीक है, 4 × 4 = 48। अब यहाँ से 3 से ये 3 कट जाएगा, ख़त्म। अब 5 का जोड़ा बैठ जाएगा तो यहाँ से रूट से बाहर निकल जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 4 का बैठेगा तो यहाँ पे 4 निकल जाएगा एक, यानी यहाँ 5/4 आ गया। तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो यानी √75/√48 क्या है? अपरिमेय नहीं है। यह एक क्या है? परिमेय है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें से बताना है कौन परिमेय है। तो √3, ये रूट में है 3, तो 3 का हम तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पे √2, यहाँ पे √2/√2 है, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, और यह एक परिमेय संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर होगा। यहाँ पे ये 4 + √5 है, तो यहाँ पे 5 रूट में है इसलिए यह अपरिमेय होगा, और √6 है, ये भी रूट में है इसलिए यह अपरिमेय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग यूज करते हैं दो धनात्मक पूर्णांक के लिए, इसमें से कह रहा है कि यह इससे हम लोग क्या मान परिकलित करते हैं, इसमें से क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, भागफल या शेषफल। तो आप 10वीं क्लास में पहले ही चैप्टर है यूक्लिड विभाजन से संबंधित आप क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, उसमें हम महत्तम समापवर्तक यानी मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, इसलिए इसमें किसका मान परिकलित किया जाता है? मौसा का। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए कह रहे हैं कि a, b का मौसा गुना a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा किसके बराबर होगा। तो देखिए, तो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो इसका a, b का मौसा गुने लसा क्या होता है? तो संख्याओं का गुणनफल होता है, और संख्या क्या है? a और b है। तो अगर आप मौसा गुना लसा करेंगे तो इसमें बराबर किसके होगा? ये होगा a गुना b का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? मौसा गुने लसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख रहे हैं, इसमें 0.13 113 1113 1113 ऐसे करके यहाँ देख रहे हैं कि यह कभी समाप्त नहीं हो रहा है और अलग अलग इसका मान आता जा रहा है। यहाँ पे पहले बार में एक बार एक है, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, ऐसे करके बढ़ता जाएगा, यानी यह रिपीट नहीं कर रहा है। ये 1-3 है ना, ये बढ़ता जा रहा है। यह अनावर्ती है, ठीक है। आवर्ती मतलब होता है बार बार आना, लेकिन ये बार बार नहीं आता है, ये अलग अलग वैल्यू आ रहा है और यह कभी समाप्त भी नहीं होगा। यानी जो अशांत हो, शांत नहीं होगा, अशांत होगा और अनावर्ती होगा। इस कंडीशन में हम इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, परिमेय संख्या दी है, यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अशांत का मतलब हो गया कि वो कभी भी शांत नहीं होगा, माने कटेगा नहीं, विभाजित पूर्णतया नहीं होगा, और अनावर्ती मतलब होगा वो अपने आप को दोहराएगा भी नहीं, अलग अलग मान आता जाएगा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं। चलिए अगला नंबर है 23 नंबर। तो कह रहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आप a = bq + r है, इसमें 0 q का मान कब होगा? तो इसमें से आप देख सकते हैं 0 q जो है 0 तभी होगा जब आप b का मान जो है
ए से बढ़ा लीजिएगा, बी का मान ए से बढ़ा लीजिएगा, तभी ये दशमलव में आ सकता है और स्टार्टिंग पहले इसमें क्यू का मान 0 आ सकता है। क्योंकि अगर आप जैसे देखिए, अगर हम बी का मान जो है ए से बढ़ा लेते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ 4 ले लेते हैं और ए का मान यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये विभाजन लेमा हम पढ़े हैं हम लोग, भाग लेमा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या होता है, बी से डिवाइड करते हैं ए को, और यहाँ पे इसका इस भाग करने पे कुछ आ जाता है कोसेंट, जिसको हम बोलते हैं भागफल। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग भाजक, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए को भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं इसको बोल सकते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल और भागफल। और जो इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जो आर बचता है इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब भाग करेंगे बी से ए को, तो उस कंडीशन में यह दशमलव में क्यू इसका मान कर है 0 कब आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 से भाग करते हैं 3 को, तो 4 से भाग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ दशमलव बैठाने से पहले क्यू का मान 0 यहाँ रखेंगे, तब जाके 4 से 0 में कटेगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो इस कंडीशन में 0, ये क्यू का मान 0 कब होगा, जब बी का मान बड़ा होगा क्यू से, ठीक है। बी का मान बड़ा होगा ए से, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है बी छोटा होगा ए से, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे आप अगर बी का मान ए से अगर छोटा लेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन में यह 0 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं क्यू का मान, तो ये नहीं होगा, और बी बराबर ए लेने पर भी नहीं आएगा। और बी का मान अगर बढ़ा लेते हैं ए से, तो इस कंडीशन में यह स्टार्टिंग में 0 आएगा, यानी क्यू का वैल्यू यहाँ से 0 आ सकता है, इसमें हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x और y दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक इस प्रकार हो कि x का मान जो है वो y से छोटा हो, तो x प्लस वाई बटा 2 क्या होगा। यानी x और y का दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक लेना है, लगातार लेना है और सम पूर्णांक लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं 2, तो इसके बाद जो धनात्मक सम पूर्णांक आएगा वो आएगा इसके बाद 4, ठीक है। इस कंडीशन में अब इसका बटा 2 कर दीजिए, तो 2 से 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 बटा 2, तो 2 से कटेगा 6 3 बार में। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप दो x और y नंबर ले लेते हैं, संख्या ले लेते हैं, और दोनों धनात्मक सम पूर्णांक हो, तो इस प्रकार हो कि x छोटा हो y से, तो आप x जोड़ y करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन सम संख्या, विषम संख्या, भिन्नात्मक संख्या, और इनमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग अभी देखे हैं इसका आंसर 3 आया था, तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 क्या है, विषम संख्या है। तो आप कोई भी दो सम संख्या लीजिए और जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे इस कंडीशन में यह हमेशा एक विषम संख्या ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि P और Q दो अगर लगातार धनात्मक अब विषम पूर्णांक है, इसके पहले था सम पूर्णांक, अब विषम पूर्णांक अगर लीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, यहाँ पे P बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और यह लगातार होना चाहिए विषम पूर्णांक। तो मान लीजिए P का मान हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। P यहाँ पे कह रहा है P का मान जो होगा, P का मान बड़ा होना चाहिए Q से, ठीक है, और लगातार होना चाहिए। तो Q मान लीजिए हम मान लेते हैं, Q का मान 1 ले लेते हैं विषम पूर्णांक में, और P का मान हम ले लेते हैं, इसके बाद जो विषम लगातार होगा वो 3 ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन में कि P माइनस Q, तो मान लीजिए अगर हम इसमें से 3 P माइनस Q दिया है, P माइनस Q बटा 2 यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है P माइनस Q बटा 2, तो P माइनस Q बटा 2 करते हैं, यानी P का मान यहाँ पे हम क्या लिए हैं 3 माइनस 1 कर देते हैं, तो बटा 2 करते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 2 बटा 2 कटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 1 क्या है, विषम संख्या है, विषम पूर्णांक होगा, यानी इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ए सम पूर्णांक, दूसरा विषम पूर्णांक 0, और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो ये आपका हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।